हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के 60 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स पे डेफिनेटली यहाँ से एक दो प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। यहाँ पे हम लोग फटाफट से 60 MCQ देखने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे एप्लीकेशन पे जितने भी कोर्सेज हैं सभी की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 99 रखी गई है। तो सरस्वती पूजा के अवसर पे आपका ये कोर्स है जो 99 में मिल रहा है, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार एसआई मेंस हो, जो भी कोर्स आप लेना चाहेंगे 99 में मिल रहा है। और ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक का है। तो आज रात तक अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर सारे कोर्सेज़ की प्राइस बढ़ जाएगी जैसे आपकी मर्जी। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए, ग्रेसम का जो नियम है उनका संबंध हो जाता है मुद्रा के प्रचलन से। यहाँ पे हमारा बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से। 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई थी। पंचवर्षीय योजना पे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप जाकर के सभी को देख लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। तो पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में बना था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बना था, क्योंकि इसका समय जो था वो 2007 से लेकर के 2012 तक था। ठीक है, इसमें तीव्र और समावेशी विकास पर काफ़ी जोर दिया गया था। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये जो कथन है वो किसका है, तो क्रॉमर जो है, क्रॉमर, इन्होंने ये बात कही थी, क्रॉमर। ठीक है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में पड़ता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक वस्तु जिसके उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ मांग कम हो जाती है उसे क्या कहते हैं। एक वस्तु जिसके लिए उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ मांग कम हो जाती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अधीनस्थ वस्तु। ठीक है, अधीनस्थ वस्तु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि बैंक नोट और चेक किस प्रकार के धन के उदाहरण हैं। बैंक नोट और चेक किस प्रकार के धन के उदाहरण माने जाते हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्वास राशित। ठीक है, विश्वास राशित मुद्राएं होती हैं, ऑप्शन सी। थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कहेंगे ऑप्शन बी होगा कि आर्थिक सलाहकार का जो कार्यालय है यहाँ के द्वारा ये जारी होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है, व्यापार संतुलन, ऑप्शन ए। भारत में एफडीआई की शुरुआत कब हुई थी। भारत में एफडीआई की जो शुरुआत की गई थी वो आपका 1991 में किया गया, ऑप्शन ए होगा 1991 में। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है। इससे पहले भी मैंने आपको इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चंस कराए, साथ ही साथ एक और वीडियो हमने लाया था जिसमें 101 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया गया, तो ये दो वीडियो भी देख ज़रूर लीजिएगा। तो मौद्रिक नीति जो तैयार की जाती है आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता है और लागू भी आरबीआई ही करता है, तो यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में निम्नलिखित में से कौन उप मिशन है। कौन सा उप मिशन है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, ऑप्शन डी। राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा, राजकोषीय नीति का संबंध हो जाएगा सरकार के राजस्व और व्यय नीति से, ऑप्शन डी। राजकोषीय नीति सरकार की व्यय और सरकार का राजस्व और व्यय नीति से। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का अनुमान कौन लगाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का अनुमान कौन लगाता है, तो ये लगाया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा, तो इसको याद रखिएगा। ट्राइसेम, बताइए कि ट्राइसेम खालिस्तान का एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जा सकता है या फिर बीच में एस का मतलब, वाई का मतलब, इस तरह से पूछा था, तो फुल फॉर्म याद होना ज़रूरी है।
ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसको स्टार्ट किया गया था अगस्त 1979 में, ठीक है, अगस्त 1979 में। और ये ग्रामीण विकास, ठीक है, इसके फुल फॉर्म में आ रहा रूरल, रूरल, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन ए। मानव विकास सूचकांक का मान किसके बीच होता है? मानव विकास सूचकांक का जो मान होता है वो किसके बीच होता है? 0 से 1 के बीच। जितने मतलब 0 से 1 के बीच का मतलब हुआ 1 के जितने नज़दीक रहेंगे उसको अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है कि हिंदू विकास दर शब्द का अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा पहली 6 पंचवर्षीय योजना में प्राप्त 3.7% वर्ष की वृद्धि दर से है। यह शब्द तब सबसे पहले किसने गढ़ा था? जो हिंदू विकास दर है वो सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो राजकृष्ण, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकृष्ण। किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया था? तो ये विकसित किया गया था पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जो थे महबूब उल हक के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि ध्यान दीजिए कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी? तो हम जानते हैं कि इसकी स्टार्टिंग की गई थी 1989 में। और 1989 का जब मतलब आने का मतलब हो गया कि 7वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 85 से 90 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो यहाँ पे डी हमारा सही होगा, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित भागीदारी गारंटी प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा जैविक खेती प्रमाणीकरण, ठीक है, जैविक खेती प्रमाणीकरण पीजीएस। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा ली गई है वो पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से इसको ग्रहण किया गया था। तो ऑप्शन ए होगा। भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत किस वर्ष की गई? भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1991 में किया गया। सी हो जाएगा सही आंसर, 1991 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश के आर्थिक विकास की सबसे उपयुक्त माप है? निम्नलिखित में से कौन सा देश के आर्थिक विकास की सबसे उपयुक्त माप माना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण क्रांति यहाँ पे बागवानी और शहद, ऑप्शन डी। ग्रामीण गरीबों की मदद करने के उद्देश्य से भारत में स्वयं सहायता समूह स्थापित किए गए, विशेष रूप से किसकी मदद के लिए? तो विशेष रूप से यहाँ पे महिला हो जाएगा, ऑप्शन बी, महिला। निम्नलिखित में से कौन जीएनपी व्यय के घटक नहीं है? जीएनपी व्यय का घटक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुद्ध आयात, ठीक है, शुद्ध आयात, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि किस प्रकार की बेरोजगारी विकसित देशों से संबंधित है? किस प्रकार की बेरोजगारी विकसित देशों से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा स्वैच्छिक बेरोजगारी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, स्वैच्छिक बेरोजगारी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है उसको लागू किया गया था किसके द्वारा? तो हम जानते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त करके उसको रोलिंग प्लान में बदला गया था। 6ठी पंचवर्षीय योजना के स्थान पर रोलिंग प्लान आ गया था 1978 से 1983 के लिए, लेकिन उसको भी बाद में बंद कर दिया गया 1980 में। उसके बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया गया। तो ये जो स्टार्ट हुआ था रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता सरकार के द्वारा 1977 में, जो कि जनता सरकार है 1978 में इसको लागू किया। तो यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा आता है कि भारत में लिग्नाइट जो कोयला है का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला जो है वो हमें मिलता है तमिलनाडु के अंतर्गत, ठीक है, तमिलनाडु। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी, यहाँ पे ध्यान रखना है, आपका सही आंसर हो जाएगा 1969, 1969। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो 2001 से, ठीक है, 2001 से। और भारत में प्रत्येक वर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 14 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग, ये ध्यान रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। अगला आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चुनाव करें।
तो यहाँ पे देखिए सही विकल्प की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ान गैस शक्ति परियोजना का संबंध महाराष्ट्र के साथ, ये सही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ध्यान रखना है, जैसे कि ये जो आपका ये तो सही है लेकिन ये गलत है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत होता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आएगा। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या बनेगा, केवल एक ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन WTO जो है इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 हुआ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत बता दिया, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे पीटर सदरलैंड थे, पीटर सदरलैंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो ध्यान दीजिएगा, मुद्रास्फीति जो होता है यहाँ पे हमारा सही होगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन सी। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग जो खर्च होता है वो पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है, ऑप्शन सी, पेट्रोलियम के आयात पर। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा कौन सा होगा? देखिए, काली मुद्रा के बारे में अगर हम सबसे आसान शब्दों में समझें तो कोई व्यक्ति अवैध तरीके से या फिर चोरी करके कमा लेता है, जमा करता है धन को, तब तो वहाँ पे हम कहते हैं कि वो एक प्रकार का काला मुद्रा है, ठीक है, ब्लैक मनी होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट है कि कोटा क्या होता है? बताइए कि कोटा क्या है? राजस्थान वाला कोटा नहीं। तो कोटा का मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कि आयात की मात्रा की जो सीमा होती है, आयात की मात्रा की जो लिमिट है उसको कहते हैं कोटा। भारत में उत्कृष्ट व्यापार बाजार से क्या तात्पर्य है? भारत में उत्कृष्ट व्यापार बाजार से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन डी होगा सुरक्षित प्रतिभूतियों का बाजार, सुरक्षित प्रतिभूतियों का बाजार, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है कि उत्पादन के 4 कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो देखिए, पूछा जाता है कि उत्पादन के कितने कारक होते हैं, तो उत्पादन के 4 कारक होते हैं, कौन कौन सी? तो यहाँ पे हम समझेंगे उत्पादन के 4 कारक भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, यही 4 उत्पादन के कारक माने जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा। कृषि का व्यापारीकरण किसे सूचित करता है? कृषि का व्यापारीकरण किसे सूचित करता है? तो कृषि का व्यापारीकरण विक्रय के लिए शस्य का उत्पादन, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, शस्य का उत्पादन। नेक्स्ट आता है कि बाजार में मंदी की स्थिति संकेत करती है। बाजार में मंदी की स्थिति संकेत करती है। तो मांग की कमी के कारण व्यापार एवं उद्योग में भारी गिरावट को संकेत करता है, ऑप्शन ए बनेगा। इसके बाद अगला है कि क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में पहले से ही। तो आप लोग करेक्ट आंसर बताइए कि 41 का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं, ठीक है। 41 का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। नेक्स्ट आता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का अर्थ क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का अर्थ है कि आयात एवं निर्यात के बीच के अंतर। ऊपर अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए, यहाँ पे अगर हम देखा जाए कि कौन सा मिलान गलत है तो MTNL जो हो गया 86 में, ONGC 56 में और सेल यहाँ पे 74। लेकिन गलत यहाँ पे हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि 1964 होगा, ठीक है, 64 होना चाहिए। तो यहाँ पे डी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। कपाट का संबंध है, कपाट का संबंध बताइए कहाँ पर? इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंतर्गत पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, कपाट का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक ही सीमित है? निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक ही सीमित है? ऑप्शन सी, नाबार्ड। आप लोग को ये बताना है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? एगमार्क जो एक्ट है वो भारत में कब लागू किया गया था? तो 1937 में, ठीक है, 1937 में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर में, ठीक है, जयपुर में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो ध्यान से देखिए, बताइए कौन सा सही है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में किया गया, जो कि ये बिल्कुल सही है। साथ ही साथ अगर देखें कि यह कार्ड 5,000 या उससे अधिक उत्पादन ऋण के पात्र किसानों को दिया जाता है, तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही होने की वजह से सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि टैरिफ और ट्रेड के सामान्य अनुरोध को किस संस्था द्वारा बदल दिया गया। टैरिफ और ट्रेड के सामान्य अनुरोध को किस संस्था द्वारा बदल दिया गया, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन सी। भारत में नीति आयोग जो है, नीति आयोग में नीति का तात्पर्य क्या है। सभी को पता है ना कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया 1 जनवरी 2015 से। तो नीति का तात्पर्य यहाँ पे हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन ए सही आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाफ्टा से क्या तात्पर्य है या फिर अभिप्राय है नाफ्टा, तो ध्यान देना है। नाफ्टा की बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी यहाँ पे सही आंसर हमारा फिर सी बनेगा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें हमारा ध्यान दीजिएगा मैक्सिको, कनाडा और यूएसए आते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि अगर संगठन और मुख्यालय देखें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आईएमएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। लेकिन ऑप्शन डी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो अभिकरण है ये हमारा न्यूयॉर्क नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। ठीक है, वियना, इसको याद रखेंगे, वियना। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, जिसको हम लोग एनएसएसओ के नाम से जानते हैं, किस वर्ष में गठन हुआ था। इसका गठन किया गया था 1950 में, 1950 में, ऑप्शन ए। मांग का नियम कहता है कि जब, बताइए मांग का नियम क्या कहता है, जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कीमत बढ़ेगा किसी भी चीज़ का तो उसका मांग बढ़ जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग माइक्रो और मैक्रो कहते हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, सबसे पहले इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो रेगनर फिक्स के द्वारा किया गया था। रेगनर, यहाँ पे देखिए फिक्स जो लिखा गया, रेगनर फिशर, एक्चुअली तो जिस तरह से भी हो रेगनर फिशर ही लिखते हैं, FISHER ही लिखा जाता है। तो रेगनर फ्रिस, यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल से होगा। करीब इन्होंने 1930 के आसपास इन्होंने इस शब्द का प्रयोग, 1930 या फिर 1933, जो भी आपको याद रहे, तो यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट आता है कि निवेश को एक नई पूंजी परिसंपत्ति का निर्माण यथा मशीनरी या फिर फैक्ट्री का भवन किसने परिभाषित किया था। यानी निवेश को एक नई पूंजी परिसंपत्ति का निर्माण या फिर फैक्ट्री का भवन किसने परिभाषित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, JM किन्स ने कहा था। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की राजनीति किस योजना का अंग थे। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की राजनीति किस योजना का अंग था। तो आप सभी को पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो कृषि पर विशेष जोर दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर काफ़ी विशेष जोर दिया गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ ये किया गया था 6 अगस्त 1952। ठीक है, 6 अगस्त 1952, राइट आंसर ऑप्शन बी। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी। देखिए अंत्योदय अन्न योजना स्टार्ट हुआ था 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है। मुद्रास्फीति के दौरान सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा। तो हम राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देनदार जो होते हैं, देनदार यानी जो ऋण देता है, उसे सबसे ज़्यादा फायदा होता है मुद्रास्फीति के दौरान। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं हम लोग कि बैंकों के बाद मुद्रास्फीति से देनदार सबसे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा यदि मुद्रास्फीति के साथ मजदूरी में वृद्धि होती है
और देनदार मुद्रास्फीति की घटना से पहले ही धन का स्वामी है, तो ऐसी स्थिति में देनदार हमेशा मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। ठीक है, तो देखिए आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। 60 इंपॉर्टेंट मैंने MCQ आपके साथ डिस्कस किया, और भी बहुत सारे हमारे पास सवाल है इकोनॉमिक्स के, आपके साथ डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में, यानी सभी जब हमारे पास क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो मैं आपके साथ एक मास्टर वीडियो रखूँगा, ताकि आप जाने से पहले सभी क्वेश्चंस को एक बार रिविजन्स करके जाएँ। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।